जय हिंद दोस्तों। मैं विनीत दुबे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन जैसा हमारा चल रहा है, उसको हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी लोग बढ़िया से आंसर दीजिएगा। और एक क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में आ रहा है और अभी तो एग्जाम डेट भी आ गया है। और यही सब प्रश्न देखिए आरपीएफ में भी जो क्वेश्चन का लेवल था देखे होंगे, यही से ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाले एनटीपीसी में भी मिलेगा। तो क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा और यही सब क्वेश्चन आपका आएगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक व्यक्ति ने 30,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज की दर से 5.5% वार्षिक दर पर उधार ली। उसने 5 वर्ष के समाप्ति पर अपना कुल कर्ज चुकाने के लिए कितना धन भुगतान करना होगा। मतलब एक व्यक्ति है जो 30,000 रुपए की राशि लिया है किसी से कर्ज, उसे 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 साल बाद कितनी राशि चुकाएगा। अच्छा, यहाँ पे राशि का नाम लिया है ना, कितनी राशि, तो राशि में मतलब किसकी बात चुकाने के लिए कहा है। देखिए आपका मूलधन देगा प्लस ब्याज भी देगा, राशि का मतलब अमाउंट की बात का, यानी मिश्र धन। जो आपका पैसा लिया है मूलधन भी देगा और अमाउंट भी देगा, मूलधन के साथ साथ ब्याज भी देगा। तो इसका हमें क्या निकालना है, एक तरीके से कह सकते हैं मिश्र धन निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है, पहले आप एक काम करिए, आर इंटू टी करा दीजिए, आर इंटू टी। चलिए, तो हमने क्या करा कि आर कितना दिया है 7.5%, और समय कितना दिया है 5। इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। अगर इसे लिख सकते हैं 75/10 इंटू 5 लिख सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, 25 और 7 35 2 37 यानी 375/100। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा 375/10 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया रेट इंटू टाइम। अगर देखिए इसको 2-3 तरीके करने हैं, जो भी तरीका आपको सही लगे उसे कर लीजिएगा। अब देखिए इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 37.5%, यही लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हमें अमाउंट निकालना होता है तो 100 प्लस कर देते हैं हम। तो इसका जितना पैसा दिया है 3,000, 30,000, 30,000 का आप 137.5 निकाल 5% निकाल दीजिए। अगर इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे में एक जीरो और लगा देना है। अब काट दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब आपके पास कितना बचा, 30 गुणित 1375। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी लास्ट का इकाई अंक क्या आना चाहिए, 5 है, 0 है, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 21 1 22, यानी क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए। यहाँ भी देखिए क्या है, यहाँ पे डबल जीरो वाला होगा नहीं, यहाँ पे क्या है 75 होगा नहीं। तो आपका बचा कौन सा ऑप्शन, ए 25। यहाँ पे जीरो है नहीं, नहीं होगा तो कौन सा हो जाएगा, इससे शॉर्टकट जल्दी से कर सकते हैं। बाकी नहीं तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आएगा 41,250, 41,250, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए जब अमाउंट की बात करें तो हमें रेट इनटू टाइम का मल्टीप्लाई करा के उसमें 100 प्लस कर देना है, और इसके बाद जितना मूलधन रहे उतना उसका परसेंट निकाल देना है। अगर ब्याज की बात करता हूं तो केवल हम क्या करते हैं 100 प्लस न करते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, यदि 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए उसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब कोई कार्य है, यदि 40 पुरुष डेली काम करें तो यम1 का वैल्यू कितना दिया है 40, और एच1 का वैल्यू कितना दिया है 12 घंटे, और डी1 का वैल्यू कितना दिया है 8। तो ये यम1 डी1 वाला कंसेप्ट है टाइम एंड वर्क का। तो 40 गुणित 12 गुणित 8, यम1 डी1 इंटू डी1 बराबर यम2 का है कितने पुरुषों की आवश्यकता, कितने पुरुषों को प्रतिदिन 4 घंटे काम लगाया। मैंने मान लिया यम पुरुष को लगाया जाए, प्रतिदिन कितने घंटे काम करा रहा है, 4 घंटे काम करा रहा है, और इस कार्य को कितने दिन में पूरा कराना चाहता है, 16 दिन में। अब काट दीजिए, 8 एक कम 8, 8 दूनी के 16, 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, 2 एक कम 2, 20 दूना के 40, यानी 20 तिहाई 60, यानी यम की वैल्यू कितनी आ गई 60। यानी कितने पुरुषों को लगाए कार्य इसका जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो 60 पुरुषों को। समझ में आया, बस वही यम1 डी1 टी1 बटे बराबर यम2 डी2 टी2 पे कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जब किसी वस्तु के क्रय मूल्य से 20% की कमी की गई, उसके बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, उसके आय पर क्या शुद्ध प्रभाव कितना पड़ा। मतलब कहा गया यदि कोई आप वस्तु बेच रहे थे, जब उसके दाम में हमने 20% बढ़ा दिया तो उसके बिक्री में कितना बढ़ गई, उसकी 80% वृद्धि हो गई। बताइए उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ा। ध्यान से देखिएगा, 20% का मतलब कितना होता है, ध्यान से देखिए, 20% बराबर लिख सकते हैं 20/100 यानी 1/5। उसी तरीके से 80% बराबर कितना लिख सकते हैं 4/5, और 20% को कितना लिख सकते हैं 1/5। अब क्या करिए कि हर का मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी जब हम 5 रुपए में 5 रुपए में बेच रहे थे तो हमारे यहाँ कितने ग्राहक आते थे 5 ग्राहक, तो हमें कितने रुपए मिलता था 25 रुपए मिलता था। लेकिन हमने क्या किया, देखिए जब वृद्धि कहेगा तो हर में से अंश को बढ़ा प्लस कर देना है, जब कमी कहेगा तो हर में से अंश को घटाना है। एक क्या किया 20% की कमी किया है ना, और यहाँ पे क्या किया है 80% की वृद्धि। 80% का वैल्यू कितना है 4 और 5, वृद्धि कहा है। जब अब ग्राहक कितने आने लगे 9 लोग आने लगे, रेट को अब हमने कितना कर दिया है कम कर दिया 20%। जब कम कर दिया तो हर में से अंश को घटा दीजिए, 9 में से एक 5 में से गया 4, तो अब हमें कितना पैसा मिलने लगा 36 रुपए। पहले कितना मिलता था 25, अब कितना मिलने लगा 36। कितना ज्यादा मिलने लगा 11 बटे में हमेशा वास्तविक वाला क्रय मूल्य, वास्तविक परसेंटेज लगाने के लिए 100, 25 चौका 100, 11 चौ 44, तो आने कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 44% की वृद्धि हुई। चलिए ध्यान यही रहेगा, वृद्धि रहे तो प्लस, कमी रहे तो हर में से माइनस। चलिए इसे क्वेश्चन करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए एक काम करने की कुशलता सी से 2 गुनी है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। एक बार प्रयास कीजिए इसके बारे हम बताते हैं। इसमें दिया है ए किसी कार्य को करने में कितना समय ले रहा है 15 दिन, बी उसी कार्य को करने में, ए और बी अगर एक साथ काम करेंगे 15 दिन, बी और सी उसी कार्य को करेंगे तो 24 दिन में। जो ए की कार्य क्षमता है वो बी को कितना है 2 गुना है। मतलब अगर ए एक दिन में, बी अगर एक दिन अगर ए की जो कार्य क्षमता है सी के 3 गुना है। यदि सी एक काम करेगा तो ए आपका कितना करेगा 3 काम करेगा। चलिए तो देखते हैं इसको। देखिए ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करते हैं 15 दिन में। बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं 24 दिन में। अब दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा 120, तो 15 अट्ठे 120, 24 पंचे 120। तो कह सकते हैं ए और बी अगर मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 8 काम करेंगे, बी और सी मिलकर काम करेंगे कितना काम करेंगे 5 काम करेंगे। तो सबसे पहले काम किया जाए, हम इनका क्या निकाल लिया जाए, ये वाला रेशियो निकाल लिया जाए कि ए की कार्य क्षमता जो है वो सी का कितना है 3:1 है, 2:1 सॉरी 2 गुना कहा है, 2 गुना कहा है यानी 2:1 यानी इसका जस्ट 2 गुना काम करेगा। तो ऐसा काम किया जाए, अगर हम इसे देखा जाए, अगर बी को अगर हम 2 काम कर दें, बी को 2 काम दे दें और सी को दे दें 3 काम, तो इसका जस्ट दुगना, देखो बी यहां भी 2 कर रहा है तो यहां भी बी 2 काम करेगा, और ए तब कितना करेगा इसका जस्ट 2 गुना कितना हुआ 6 काम करेगा। तो देखा गया कि अगर बी कितना काम करता है 2 काम, अगर बी प्लस सी मिलके 5 काम कर रहे हैं तो बी कितना किया 2 काम, तो सी कितना करेगा 3 काम। ए और बी मिलकर 8 काम कर रहे हैं जिसमें बी 2 काम कर रहा है तो ए कितना करेगा 6, इसका देखो 2 गुना भी आ गया। चलिए तो हमारा पूछा था बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा, टोटल काम 120 है, बी एक दिन में 2 काम करता है, टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा 60 दिन। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 60 दिन हो जाएगा। चलिए बस यही क्या है कि इसे हमें बनाना पड़ेगा कि इसका ऐसा कार्य क्षमता करना है कि सी का 2 गुना कौन आ जाए ए का कार्य क्षमता आ जाए। चलिए दिया है मालती ने 10% जीएसटी सहित
₹88 में एक टीवी खरीदता है, टीवी का मूल लागत क्या कीजिए। मतलब 10% टैक्स देने के बाद आप उसे ₹88 में किए हैं, 10% टैक्स के साथ। अगर टैक्स न दिए होता यानी उसकी मूल कीमत पूछा है, यानी ये मान लीजिए मूल कीमत यक्स, 10% टैक्स दिया, तो टैक्स जब देगा तो आपको एक्स्ट्रा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और इसके बाद आपने कितने में बेचा उसे, खरीदा 8800 में, तो 11×88, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 8000। हमेशा ध्यान दीजिए, जो टैक्स होता है, जो खरीदता है टैक्स वही वहन करता है, ना कि कंपनी करेगी। तो कितना हो जाएगा इसका मूल कीमत 8000 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, कुकर का अंकित मूल्य 2000 है, इस पर 30%, 20% और 10% की छूट दी जाती है। कुकर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक कुकर है जिसका अंकित मूल्य कितना दिया है 2000 है। देखिए पहला छूट 30%, जब छूट कहेगा तो 100 में से हमेशा माइनस करेंगे। डिस्काउंट क्या होता है, हमेशा कम की ओर ले जाता है, इसलिए 100 में से हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। जो हमारा क्या होगा, 100 में से माइनस कर दीजिए। तो 100 में से 30 माइनस करेंगे कितना होगा, 70/100। इसे करेंगे कितना होगा 80/100। और इसे करेंगे कितना होगा 90/100। अब काटिए, 0 से 0, 0 से 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0। अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो इसे कराइए, 9 8 72, 72 गुणित्ते 14, 72 गुणित्ते 14 यानी 14 दूना के 28, यानी लास्ट का इकाई 4 दूनी के 8 आएगा। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी देखिए ज्ञान हाल में जाइएगा, जैसे थोड़ा जल्दी करना है तो देखिए मल्टीप्लाई आपको नहीं भी पता है तो 4 दूनी के 8, देखिए ऑप्शन किसका दिखाई दे रहा है, इकाई अंक 8 इसका दिखाई दे रहा है, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1000। और बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांच साल के लिए प्रतिवर्ष 9% ब्याज की दर से ₹1 पर उतना ब्याज पैदा करता है जितना ₹Y के निवेश पर 4 साल के लिए 7.5% ब्याज पर मिलता है। तो यक्स रेशियो Y पर, यक्स रेशियो Y का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि जितना हम ₹1 पर 5 साल में 9% की रेट से जितना ब्याज प्राप्त करते हैं, उतना ही ब्याज हम ₹Y पर 7.5% की दर से 4 साल में प्राप्त करते हैं। तो यक्स रेशियो Y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए बस दोनों को बराबर कर दीजिए। तो यक्स रुपए की राशि है, 5 साल की बात कहा है, 9% बटे बराबर 100। ₹Y की राशि है 7.5% को लिख सकते हैं 75/10, और 75/10 क्यों, 75 गुणित्ते 7.5 कर दीजिए, फिर इसके बाद 4 कर दीजिए और गुणित्ते कर दीजिए 1000। 100 से 100 कैंसिल। चलिए 100 से 100 कैंसिल। अब देखिए और कुछ कटने वाली चीज है, मत काटिए, अगर नहीं कट रहा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले इनको कर लिया जाए। 9 पना के 45 यानी 45 यक्स बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई 7 चौक 28, 5 चौक 20 यानी 30 वाई हो जाएगा। 15 दूना के 30, 15 तिया 45, 3 यक्स बराबर 2y। जब ऐसे कभी भी आपको मिले जस्ट इसको पलट दीजिए, यक्स बराबर 2, वाई बराबर 3, तो 2:3 हो जाएगा। तो 2:3 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए इसका क्या हो जाएगा, 350 का 58% कितना होगा, 350 का 58। अच्छा ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और यही सब प्रश्न आगे देखने को भी मिल सकता है, तो इसलिए क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से करते रहिएगा। चलिए बताइए 350 का 58% कितना होता है, तो 350 गुणित्ते 58, 58/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, इसे काट दीजिए, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी के 10, इसे काटिए, 2 1 कम 2, 29 दूना के 58। अब काट 9 सत्ते 63। देखिए किसी का इकाई अंक 3 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी वाले का इकाई अंक दिख रहा है, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 203 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक बाइक का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक रखा गया और इसे 20% की छूट पर बेचा जाता है, तो डीलर की हानि या लाभ प्रतिशत की गणना करें। चलिए, तो एक है कि एक वस्तु का, एक है बाइक, उसका जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 15% बढ़ा के रखता है, लेकिन क्या करता है, बेचते समय क्या करता है, वो कितने प्रतिशत की छूट देता है, 20% की छूट देता है। तो डीलर की हानि या लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। चलिए, इसमें 3 रेशियो बनाया जाए, एमपी, सीपी, एसपी। चलिए, कितना सीपी को मान लिया 100, एक कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया, 15%, यानी इसको कितना कर दिया, 115। अब बेचते समय क्या किया है, 10% के 20% का छूट दिया है, तो छूट हमेशा एमपी पे देगा, तो 115 गुणित 80 बटे 100, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 23 पंचे कितना हो गया, 115, 23 चौका 92। ये बताइए 100 रुपए का सामान अब कितने में बेच रहा है, 92 रुपए में। घाटा हुआ कि मुनाफा, 8 रुपए का घाटा, कितने में, 100 में। और परसेंटेज लगाने के लिए 100, 100 से 100 कैंसिल हुआ, कितना बचा, 8% हो गया। तो 8% का क्या करेंगे, 8% की हानि करेंगे, तो 8% का हानि हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यम बराबर 8x, यन बराबर 6x, तो यन यम से कितने प्रतिशत कम है। तो यन, जब देखो कम ज्यादा की बात करें तो हमेशा अंतर निकाल लीजिए, 8 6 का अंतर करेंगे 2 आएगा, 2x बटे में क्या जाएगा, जिसके बाद से या का लगा होता है तो से या का किसके बाद लगा है, यम के बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x, परसेंटेज लगाने के लिए 100, x से x 2 चौके 8, 25 चौका 100, यानी कितना कम है, 25%। तो कितना प्रतिशत कम आया, 25%। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:6 है, व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है, उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। व्यय बचत का है मतलब आय हो गया, आय व्यय, आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है। आप जितना कमाएंगे उसी में से खर्च करेंगे, उसी में से बचाएंगे भी। तो आय बराबर व्यय प्लस बचत, ठीक। तो 5 रुपए कमा, 5 रुपए खर्च करके 1 रुपए बचाया, 5 रुपए खर्च किया प्लस 1 रुपए बचाया, यानी उसने कमाया कितना था, 6 रुपए। अब ध्यान से देखिए, 5 रुपए कमा के 1 रुपए, 5 रुपए खर्च करके 1 रुपए बचा के, यानी कमाया कितना, 6। अब क्या कर रहा है, यदि वह अपनी आय में 10% बढ़ा दे, चलो 10% बढ़ा दो, इसके बाद उसमें कितना किया है, व्यय में 20% बढ़ाया है, व्यय में 20% बढ़ा दिया, इसमें नहीं पता कि कितना किया, तो मान लिए यक्स। चलिए, 10 छक्का 60, 20 पंचे 100 बराबर 1x। अब देखिए इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -40 बराबर यक्स, तो यक्स बराबर कितने परसेंट की कमी आई, 40% की कमी आ गई, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, एक व्यापारी ने 5800 रुपए में एक वाटर कूलर खरीदी, उसे अंकित मूल्य 12% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो वाटर कूलर का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक व्यापारी है, 5800 रुपए में एक वाटर कूलर खरीदा है, जो कितने प्रतिशत की, जो 12% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है, तो बताइए उसका क्रय अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। चलिए, तो देखिए एक आपका रिलेशन होता है, एमपी बराबर सीपी गुणित ज्यादा बटे कम, इसको जान लीजिए, यही से करना है। तो एमपी का वैल्यू पूछा है, एमपी का वैल्यू पता नहीं, अच्छा 12% का छूट मतलब कितना लिख सकते हैं, 88/100, और इसे कितना लिख सकते हैं, 10% का छूट मतलब 10% का लाभ चाहता है, यानी 110/100 लिख दीजिए। अब देखिए सीपी का वैल्यू कितना दिया है, 5800। अब देखिए ज्यादा बटे कम, ज्यादा कौन सी है इसमें, 110 की 100, इनमें तुलना करना है तो 110 से ज्यादा, तो इसको ऊपर लिखिए 110/100 गुणित, यहाँ पे देखिए कौन ज्यादा है, 100 ज्यादा है 88, तो 100 ज्यादा है तो 100 को ऊपर लिखिए, 88 को नीचे लिखिए। अब देखिए ध्यान से, 100 से 100 कैंसिल, अब इसे काटा जाएगा, 11 88, 11 दहा में 110, 2 चौके
8, 2 पंचे 10। और काटा जाए, 4 एक कम 4, 25 चौका 100। यानी अगर इसे देखा जाए तो 58 गुणित्ते 125, 58 गुणित्ते 125, यानी लगभग सब में इकाई अंक 0 आ रहा है। और आगे गुणा किया जाए तो 125 में 58 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 पंच 40 का शून्य हाथ में आई 4, 8 दूनी के 16, 16 4 20, यानी डबल शून्य की संकेत कर रहा है, तो डबल शून्य है नहीं। चलिए देखते हैं आगे। 8 दूनी के 16 और 16 4 20, 8 एक कम 8 2 10, पचम 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एक कम 5 1 6, तो 5 0 5 2 6 1 7, यानी 72 50, 72 50 ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यानी 72 50 रुपए यानी 7250 रुपए अंकित करना चाहिए। चलिए ठीक, नेक्स्ट दिया है रघु के व्यय और बचत का अनुपात 8:5 है। चलिए इनका भी यही है, आय व्यय का है, आय बराबर व्यय प्लस बचत, आय बराबर व्यय प्लस बचत। आय देखो कितना किया है, व्यय कितना किया है 8 रुपए, और बचाया कितना है 5 रुपए, तो कुल उसका कमाया कितना होगा 13 रुपए। अब क्या कहा है, यदि आय और व्यय में क्रमशः 10% और 12% की वृद्धि की जाती है। जब वृद्धि करेगा तो देखिए क्या करेंगे, प्लस के रूप में डिनोट करेंगे। तो आय में कितना वृद्धि कर रहा है 10%, बराबर व्यय में कितना कर रहा है 12%। जैसे कमी करता तो यहाँ माइनस लगाते, वृद्धि का इसलिए प्लस लगा रहे हैं। और हमें इसके बारे में नहीं पता है, बचत बारे में क्या करना, मान लीजिए यक्स। चलिए 13 दहा में 130 बराबर 12 अट्ठे 96 बराबर प्लस 5 एक्स, इधर जाएगा कितना हो जाएगा 34 बराबर 5 एक्स, इसे भाग करेंगे 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, 6.8%। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.8%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, एक व्यक्ति 12% की हानि पर बेची गई, यदि उसे 630 रुपए में अधिक में बेचा जाता तो 6% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कहा है कि किसी वस्तु को 12% के हानि पर बेचा गया है, यदि उसे 630 रुपए में अधिक में बेचा जाता और तो 6% का लाभ होता, तो बताइए उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, एक बार आंसर आप लोग दे दीजिए तो फिर हम सोल्यूशन कराते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, और तैयारी थोड़ा बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा। देखिए जब लाभ कहेगा तो हमेशा हम 100 पे प्लस करते हैं, जब हानि कहता है तो हम क्या करते हैं 100 पे माइनस करते हैं। तो लाभ कितना कहा है 12% की हानि कहा है, 12% की हानि मतलब कितना 88, और 6% का लाभ हो जा रहा है यानी 106। कब करने पर, जब हमने अपने दाम में कितना बढ़ाया 630, 630 बढ़ाया। देखा जाए तो परसेंटेज में अंतर कितना आया 18%, और पैसे में कितना आया 630, यानी 18% का वैल्यू कितना दिया है 630, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, यक्स गुणित 18 बटे 100 बराबर 630, तो 9 दूनी के 18, 9 सते 63, 2 एक कम 2, 35 गुना के 70, तो यक्स बराबर 3500, यानी आपका कितना आ गया 3500, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एक दुकानदार को एक पेन ड्राइव 1659 में बेचकर 21% की हानि होती है, तो दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक दुकानदार है 1659 में कोई चीज पेन ड्राइव को बेचा, उसे 21% की हानि हो गई, तो बताइए उसको खरीदा, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी खरीदने का मूल्य, यानी कितने रुपए में खरीदा है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो ध्यान से देखिए, मान लिया क्रय मूल्य कितना है यक्स, 21% की हानि होती है, यानी 100 में से 21 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 20 घटाएंगे तो हानि कितना हो जाएगा 79, 79% बराबर कितना दिया है 169। अब देखिए इसे काटा जाए तो देखिए कितनी बार में जाएगा, अगर काटा जाए तो 21 बार में लगभग कट जाएगा, 21 नौया
21 बार में ये कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, x बराबर 2800। देखो थोड़ा सा फास्ट करने का, जैसे कैसे हमने किया, क्या हमें 21 बार में कैसे लगा। देखिए इसमें क्या था कि यहाँ पे क्या क्या था, 9 था, और यहाँ पे भी क्या था, 9 का। तो इसमें किस संख्या का मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में हमारा क्या आ जाए, 9 आ जाए। तो देखिए अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करते कभी ना आता, यहाँ यानी 20 का मल्टीप्लाई करते कभी ना, यहाँ 21 का जैसे मल्टीप्लाई करते यानी 1 9 9 आने, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा 21 बार में कट गया। तो x बराबर कितना आ गया, 2100। चलिए अब थोड़ा सा देखिए, P की कार्य क्षमता Q से 3 गुनी है, इसलिए P किसी कार्य को Q की तुलना में 48 दिन पहले करता है। तो दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। एक तरह है P, एक तरह है Q। किसका कार्य क्षमता 3 गुना है, P का कार्य क्षमता 3 गुना है। किससे, यानी Q अगर एक काम कर रहा है तो P हमारा कितना करेगा, 3। अब क्या कर रहा है कि 48 दिन पहले समाप्त हो जाता है। एक हो गया उनका कार्य का क्षमता, तो समय निकाले, दिन समय कितना हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। देखिए यहाँ पे कितना दिन का है, 48 दिन पहले, और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना दिन का दिया है, 2x बराबर 48, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कुल कार्य निकाल लिया जाए तो 16 या 48 हो जाएगा, 16 गुणित 3, कुल कार्य कितना है, 48। अब क्या कहा कि दोनों मिलकर काम करें। बताइए P एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, Q एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, 4 काम करेंगे। और कुल काम करना कितना है, 48, तो कितना दिन लगेगा, 12 चौक 48, तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 12 दिन में। चलिए तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको थोड़ा सा बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को करने में जितना समय लेते हैं, ए अकेला उस कार्य को करने में 4 दिन अधिक लेता है, बी अकेले उसी काम को करने में 16 दिन अधिक लेगा। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को करे तो उस कार्य को कितना दिन में लगेगा कार्य को पूरा करने में। मतलब ए और बी किसी कार्य को करने में जितना दिन समय लेते हैं, उससे ए अकेला करेगा तो 4 दिन अधिक लेगा, अगर बी से वही काम कराया जाए तो बी 16 दिन अधिक लेगा। तो पूछा है, बताइए कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, इस यही पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो ये होता है, अगर ऐसा प्रश्न आता है ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ऐसे प्रश्न में लिख लेना, ए का लिया हुआ अधिक दिन, ए का लगा हुआ अधिक दिन गुणित बी का लगा हुआ अधिक दिन, बी का लगा हुआ अधिक दिन। तो ए कितने दिन अधिक लेता है, 4 दिन, बी कितने दिन अधिक लेता है, 16 दिन। इसको करेंगे तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, 64, अंडर रूट से बाहर आएगा तो 8। तो यानी ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में। अगर पूछता कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर 8 दिन से 4 दिन ज्यादा ले रहा था, 8 4 12। बी का पूछ रहा था बी कितने दिन में अकेला इस कार्य को, तो 16 और 8 24 हो जाता। तो हमारा बस इसे थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा कि ए का लगा हुआ अधिक दिन, बी का लगा हुआ अधिक दिन, अगर ऐसे प्रश्नों में आता है तो इसका कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का मिलकर कितने हो जाएंगे, 8 दिन हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज का हमारा क्लास यहीं तक था, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बेहतरीन क्लास के साथ। तो आप भी अपने तैयारी को बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू करते रहिएगा, और जो भी एग्जाम हो आप उसको टारगेट करते रहिएगा, और किसी चीज से घबराना नहीं है। बस इतना है कि देखिए एक बार बेहतरीन तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करके मॉक लगाते रहिएगा। और एक क्वेश्चन बहुत ही देखिए, आने वाले समय में जितने भी एग्जाम होंगे ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, सेम टाइप मिलेगा। ये सब ऐसे प्रश्न है न कि आपके रेलवे में हर एक एग्जाम में सब प्रश्न देखने को मिल रहा है। अभी देखिए देखिए एसएससी का क्वेश्चन, रेलवे का क्वेश्चन एसएससी से घुमा फिरा के क्वेश्चन बनने लगा है। तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी को करते रहिएगा। अब रेलवे का अगला नोटिफिकेशन भी आ गया है, जो वैकेंसी है, और इसके बाद आगे डेट भी आ गया है। तो आप तैयारी को थोड़ा बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा, और ऐसे भी हम क्लास को और धीरे धीरे सारी क्लास लगवाने का पूरा प्रयास रहेगा। तो आप क्लास को बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।